अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17 माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर, वाटर और सॉइल के ज़मीन के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, क्या क्या बीमारियां पैदा करते हैं पानी के अंदर, हवा के अंदर। आज हम लोगों ने बिल्कुल ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन आप लोगों ने जगह जगह पे लफ्ज पढ़ा होगा, जरासीमों से पाक। ठीक है, स्टेरिलाइज वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, जरासीमों से पाक। तो स्टेरिलाइजेशन ऐसा अमल जिसमें जरासीमों से किसी भी चीज को पाक किया जाए, ऐसे अमल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। मतलब जरासीमों को मार देना, जितने भी चीज के अंदर जितने भी जरासीम, जानदार, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप वाले जानदार पाए जाते हैं उनको जान से मार देना। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 पे आ जाओ। स्टेरिलाइजेशन Sterilization is the process of killing or removing the bacteria and all other forms of living organism and their spores from preparation or articles. प्रिपरेशन और आर्टिकल्स क्या है? प्रिपरेशन और आर्टिकल्स एक एगर समझ लो, एक ऐसा हम लोगों ने केमिकल बनाया कि ऐसी चीज है, ठीक है, उसमें से मैंने जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी मुख्तलिफ किस्म के जानदार उसके अंदर पाए जाते हैं उनको मारना है, उनको रिमूव करना है, उनको निकालना है। तो वो ऐसा अमल जिससे हम लोग उन जानदारों को या बैक्टीरिया को मार दें या निकाल दें, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म, ये बिल्कुल एक परफेक्ट टर्म है। द आर्टिकल मस्ट बी स्टेराइल मीनिंग द एब्सेंस ऑफ ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बन जाए, मर जाए, कोई एक भी ना बचे। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है जिसमें सारे जानदार, सारे के सारे बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी वो मर जाएं, किल हो जाएं। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेरिलाइजेशन। स्टेराइल हो जाए हर चीज, आर्टिकल हो, प्रिपरेशन हो, कोई भी चीज हो, उसमें से हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली मार देना है। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम लोग डिसइंफेक्शन को देखें तो उसमें होता है कि खास अहम जो बड़े बड़े जो डिजीज कोज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको मारना है। ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। डिसइंफेक्शन इज द किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म। के डिसइंफेक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें एगर में से या आर्टिकल में से या फिर प्रिपरेशन में से बहुत ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार देना है, लेकिन सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को नहीं। ठीक है, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए स्टेरिलाइजेशन का अमल हमें करना पड़ता है। थोड़े माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम लोग डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन द नंबर ऑफ कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म टू अ लेवल दैट कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन, पैथोजेंस मस्ट बी किल्ड। के ऐसी चीज जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ बीमारी कोज करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मारना है, तो उस अमल के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग डिसइंफेक्शन वाला अमल कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा जितने माइक्रोऑर्गेनिज्म उनकी तादाद को कम करता है, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करता। ये आप लोगों ने याद रखनी है, दोनों में फर्क याद रखना है कि स्टेरिलाइजेशन ऐसा अमल है जिसमें सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें सारे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते हैं बल्कि रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बीमारी कोज नहीं करते हैं, पैथोजेंस को खास तौर पर ये मारते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया स्पोर्स में सर्वाइव, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं जो ज्यादा बीमारी आप लोगों को नहीं देंगे। ठीक है, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में फर्क पता चल गया ना। आगे हम लोग स्टेरिलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें तो चाहिए हर चीज को हम लोग मुकम्मल तौर पर पाक साफ करके इस्तेमाल करें। तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन के मेथड देखेंगे। तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन के मेथड देखेंगे कि वो 3 तरह के हो सकते हैं, या वो फिजिकल हो सकते हैं, या वो केमिकल हो सकते हैं, या वो मैकेनिकल हो सकते हैं। कि हम फिजिकल मेथड इस्तेमाल करके जो उनसे किसी भी आर्टिकल को हम लोग जरासीमों से पाक कर सकते हैं, केमिकल मेथड इस्तेमाल करके, केमिकल्स को इस्तेमाल करके, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, ओजोन को इस्तेमाल करके, या फिर मैकेनिकल तरीके से फिल्ट्रेशन वगैरह इस्तेमाल करके हम लोग जो उनसे जरासीमों को मार सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इधर से पेज नंबर 36 पे आ जाओ। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, देयर आर 3 कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की जरासीमों से पाक करने वाले अमल के 3 तरीके हैं। या तो उसको हम लोग फिजिकल मेथड से स्टेरिलाइज कर सकते हैं, या केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, या मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। आगे इन्होंने थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन ये आगे इन्होंने सारी डिटेल में 1 बाय 1 सारे प्रोसेस बताए हुए हैं।
फिजिकल मेथड में कौन सा है? फिजिकल मेथड में आगे मजीद 3 आते हैं, मैंने लिखे हैं वहां पे। पहला मेथड कौन सा है? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि उसमें जो सी हीट होती है वो ड्राई होती है, ठीक है, बिल्कुल पानी वाली नहीं होती है, सूखी हीट जो सी गर्मी जो से आप लोग टेम्परेचर दे रहे हो जो सा वो ड्राई है, ठीक है। उसमें कौन कौन से तरीके आ सकते हैं? फ्लेमिंग का एक तरीका आज हम पढ़ेंगे, हॉट एयर ओवन वाला हम लोग तरीका पढ़ेंगे और इंसिनरेशन वाला तरीका पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, के ऐसा टेम्परेचर, ऐसी हीट जो पानी की मदद से, मॉइस्ट आपको पता है ना, मॉइस्चर लफ्ज से निकला हुआ है, नमी से निकला हुआ है मॉइस्ट वर्ड, तो वो ऐसी हीट जो नमी वाली हीट हो उसकी मदद से भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन का अमल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग आगे डिटेल से 1 बाय 1 उनके प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर आगे स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस, के रेडिएशंस की मदद से हम लोग किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज को उसके अंदर से शुआओं को गुजार के, एक्स रेज की शुआएं होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स होते हैं, गैमा रेज होती हैं, इनको गुजार के हम लोग जरासीमों को मार सकते हैं। असल में जो सी रेडिएशन होती हैं वो डायरेक्ट न्यूक्लियर प्रोटीन पे एक्ट करती हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह मौजूद होते हैं ना जरासीम, उसके अंदर उनके न्यूक्लियस के ऊपर ये अटैक करती है और फिर उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको जान से मार देती हैं। तो रेडिएशंस, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, ये 3 तरीके हैं किसके? फिजिकल मेथड के, ठीक है। फिजिकल मेथड के 3 तरीके हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन के कि केमिकल्स डाल के, ओजोन डाल के या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह डाल के हम लोग उनको मार सकते हैं। अब गैसियस स्टेरिलाइजेशन है, ये स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये भी केमिकल्स होते हैं। कई केमिकल्स आप लोगों ने डिसइंफेक्टेंट्स पढ़े होंगे जो स्टेरिलाइजेशन करेंगे या स्टेरिलाइज करेंगे, तो ये आप लोग आगे केमिकल्स वगैरह ये सारे प्रोसेस हम लोग आप लोग डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के मेथड, ऐसा मेथड जिसमें हम लोग मैकेनिकल तौर पर जो उनसे जरासीमों को मार रहे हैं। फिल्ट्रेशन में यही होता है कि फिजिकल तौर पर लिक्विड या गैस की मदद से हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। आज हम लोगों ने डिटेल में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मेथड पढ़ना, और फिजिकल मेथड का कौन सा मेथड पढ़ना है? ड्राई हीट वाला पढ़ना है, ठीक है। मॉइस्ट हीट वाला सेकंड था और थर्ड कौन सा था? रेडिएशन वाला। ये दोनों हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ना ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसके 3 तरीके हैं। कौन कौन से? फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन और इंसिनरेशन, ठीक है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन रीड कर लो पेज नंबर 36 पर। Substances which are destroyed by moist heat may be sterilized by dry heat। अगर आप लोग substances को moist heat से तोड़ोगे तो उसमें फिर भी थोड़े थोड़े कोई ना कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म रह जाएंगे। उनको मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइज करने के लिए, एक भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ना छोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ड्राई हीट करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे? ड्राई हीट कैन बी यूज्ड टू स्टेरिलाइज आइटम्स बट एज द हीट टेक्स मच लॉन्गर टू बी ट्रांसफर्ड टू द ऑर्गेनिज्म बोथ द टाइम एंड द टेम्परेचर मस्ट यूजुअली बी इंक्रीज unless the force ventilation of the hot air is used। के जो सी ड्राई हीट है, हमें पता है कि जब हम लोगों को किसी चीज में से, अगर आप लोगों ने चम्मच चूल्हे के ऊपर रखा है तो वो जो चम्मच, जो चूल्हे की जो सी आग है, जो उसकी हॉटनेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के पहले किनारे से दूसरे किनारे तक आती है, लेकिन टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम लगता है। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है कि इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर आहिस्ता 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 टेम्परेचर इंक्रीज करता है और आपकी हाथों को भी वो गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारा अमल करने के लिए हमें एयर फोर्स वेंटिलेशन भी करवानी पड़ती है, हवा का गुजर भी करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से ड्राई हीट का प्रोसेस होता है। ये प्रिंसिपल है कि आप लोगों ने याद रखना कि ये टाइम टेकन प्रोसेस है, टेम्परेचर डिफरेंस भी इसमें होता है और फोर्स वेंटिलेशन भी एयर की होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 37 पे। A rapid method heats air to 90 degree centigrade for 6 minutes for unwrapped objects and 12 minutes for wrapped objects। अगर किसी चीज़ को, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक मैंने लिए केमिकल, उसको मैंने स्टेरिलाइज करना है, लेकिन अगर मैं उसको रैप कर दूंगी, तो उसके लिए मुझे ये जो ड्राई हीट वाला अमल है 12 मिनट लगेंगे, और अगर मैंने उसको रैप नहीं किया, उसको खुला चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, फिर मैंने ड्राई हीट वाला प्रोसेस सारा किया तो उसको 6 मिनट लगेंगे। टेम्परेचर दोनों के लिए कितना होगा? 190 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। अब ड्राई हीट मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? सूटेबल फॉर ड्राई सब्सटेंसेस, कि ये ड्राई सब्सटेंसेस के लिए सूटेबल है, कि जितने भी ड्राई सब्सटेंसेस के ऊपर से, फॉर एग्जांपल मैंने
कैंची के ऊपर से, छुरी के ऑपरेशन के दौरान जितने भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, छुरियां वगैरह, उसके ऊपर से मैंने स्टेरिलाइजेशन वाला अमल करना है, तो वो ड्राई सब्सटेंसेस के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होगा? ड्राई वाला, ठीक है। ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन सबसे बेहतरीन तरीका होगा। सूटेबल फॉर सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, ऐसे सब्सटेंसेस जो नमी की वजह से खराब हो चुके हो, जहां पर हमें पता है कि जब किसी चीज को मुसलसल पानी लगता रहे, लोहा वगैरह जिसको मुसलसल पानी लगता रहे तो उसको जंग वगैरह लग जाता है, तो नमी की वजह से ऐसी चीजें जो खराब हो जाएं तो उनके लिए भी ये वाला तरीका सबसे परफेक्ट है, ठीक है। ग्लास वार्स लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स कैन बी स्टेरिलाइज, तो एग्जांपल्स में हम बताइए कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं कि जितनी भी ऑपरेशन में या लैब्स के अंदर चीज़ें, फ्लास्क वगैरह, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स डालने वाली जो उनसे होते हैं केमिकल्स एक चीज़ से दूसरी चीज़ डालने के लिए, तो उन सबको जरासीमों से पाक करने के लिए, उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है? हीट, ड्राई हीट मेथड, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, नुकसानात क्या है? कैन नॉट यूज फॉर वॉलेटाइल एंड थर्मोमेबिलिटी सब्सटेंसेस, अब ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं जो चीज़ें जिनकी जो सा टेम्परेचर मुसलसल चेंज होता रहता है या वॉलेटाइल है, मतलब हवा बनकर उड़ जाते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड लॉन्ग हीटिंग टाइम एंड हाई टेम्परेचर, अब जो नुकसान ये है कि एक तो इसकी लॉन्ग हीटिंग होती है कि ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, लेकिन जो आप लोग जो सर्जरी के दौरान आप लोग कपड़े वगैरह पहनते हो, उनकी जो उनसे स्टेरिलाइजेशन के लिए ड्राई हीट होता है, वो तरीका बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अब वन बाय वन हम लोग मेथड्स की बात कर लेते हैं कि ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन किन किन तरीकों से की जा सकती है। फ्लेमिंग वाले तरीके से, एयर हॉट ओवन से और इंसिनरेशन से, ठीक है। तो हम लोग फ्लेमिंग वाला तरीका सबसे पहले देख लेते हैं। It is the simplest method of dry heat sterilization in which the material to be sterilized is kept in the hot part of the Bunsen burner flame for few seconds and the process is repeated several times. के फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्लास्क को जो सा स्टेरिलाइज करना है, ठीक है। फ्लास्क होता है जिसके अंदर आप लैब्स के अंदर केमिकल्स डालते हैं, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। अब इस फ्लास्क को मैंने स्टेरिलाइज करना है किस तरीके से? फ्लेमिंग वाले तरीके से, गर्म करना है। अब मैं क्या करूंगी? बंसन बर्नर लूंगी, एक चूल्हा सा होता है, ठीक है, इस तरह करके होता है, ये इसके ऊपर कैंडल लगी हुई है, ठीक है, ये आग निकल रही है। अब मैं बंसन बर्नर लूंगी, उसके ऊपर मैं इस फ्लास्क को जो से रखूंगी, ठीक है। अब उसको स्टेरिलाइज करने के लिए फ्यू सेकंड्स के लिए मैं इसके ऊपर रखूंगी और इस प्रोसेस को कई बार मैं करूंगी, ठीक है। क्या है? इन विच मटेरियल केप्ट इन दी हॉट पार्ट ऑफ द बंसन बर्नर फ्लेम, मैं इस फ्लेम के ऊपर जो फ्लास्क के ऊपर रखूंगी और काफी देर के लिए रखूंगी, और ठीक है, उसको फिर मैं उसके ऊपर रखूंगी। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर दोज आर्टिकल विच आर to be used immediately, for example forceps, blades, knives, needles, wire loops, metal switches। और ये मेथड इसलिए इस्तेमाल होता है जिनको जल्द से जल्द हमें दोबारा जरूरत पड़ती हो। हमें पता है एक दिन में ऑपरेशन 5-6, एक डॉक्टर जो होता है 5-6 ऑपरेशन कर देता है, तो वो अब ये तो नहीं कर सकता कि हर बंदे के लिए हर चीज़, वैसे तो होना यही चाहिए, होता भी यही है, लेकिन अगर कहीं इमीडिएट उसी एक बंदे को काटने के लिए जो नाइफ इस्तेमाल हुई है उसको दोबारा इस्तेमाल करना है उसी बंदे के ऊपर, तो वो क्या करेंगे? उसको इमीडिएट ड्राई हीट कर देंगे, मतलब बंसन बर्नर के ऊपर कुछ देर के लिए रख देंगे। किन चीज़ों को? फोर्सेप्स को जो काटती हैं, कैंची जिसे कहते हैं, ब्लेड्स हैं, नाइफ, छुरियाँ, ठीक है, नीडल्स जो सुइयाँ वगैरह होती हैं, हर किस्म के जो भी ऑपरेशन में डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनको ड्राई करने, उनके ऊपर से स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, जरासीमों को पाक करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? फ्लेमिंग। आगे हम लोग बात कर लेते हैं हॉट एयर ओवन। इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक चैम्बर ऑफ एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील विच इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड। अब एक होगा ओवन बना होगा, ओवन टाइप एक डब्बा सा बना होगा, किस चीज़ का बना होगा? किन दो केमिकल्स का बना होगा? एल्यूमिनियम और स्टील का बना होगा। एक आप ओवन टाइप चीज़ होगी, ठीक है, एक डब्बा सा होगा, और वो जो उसकी दीवारें हैं, डब्बा किस चीज़ का बना होगा? डब्बा जो सा एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का बना होगा। अब इसके अंदर जो सी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो आप लोग के हीटर्स वगैरह चलते हैं घरों में सर्दियों में, वो इलेक्ट्रिकली हीट प्रोवाइड करें, तो इस ओवन को भी इलेक्ट्रिकली हीट किया जाएगा और थर्मोस्टेटिकली इसको कंट्रोल किया जाएगा, मतलब इसके जो यहाँ पर बटन होंगे उससे इसके टेम्परेचर को, थर्म को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करते हैं हम लोग बात कर लेते हैं।
देयर आर टू टाइप्स, ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप और मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप। ग्रेविटी कन्वेक्शन टाइप क्या होती है? इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाय ग्रेविटी कन्वेक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द चैम्बर। अब सबसे पहले तो जो पहला तरीका होगा ना उसमें ग्रेविटी कंट्रोल्ड होगा, ठीक है, जो उसमें ग्रेविटी के लिहाज से सारी चेंज होगी, ठीक है। अब मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप इन विच द एयर इज सर्कुलेटेड बाय फैन। अब जो ओवन है, ठीक है, जो एयर हॉट ओवन है, इसमें जो जो ये है, इसके अंदर दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, या वो ग्रेविटी बेस्ड होते हैं या वो मैकेनिकल बेस्ड होते हैं। मैकेनिकल मतलब फिजिकल कोई चीज़ हो, या तो ओवन के अंदर फैन कोई मौजूद होता है या वो ग्रेविटी की मदद से ऊंचाई की मदद से उसको उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, उसमें हवा की सर्कुलेशन करवाई जाती है, ठीक है। ओवन के अंदर जो हीट है, ड्राई हीट है, उसको सर्कुलेट कराया जा सकता है दो तरीके से, या तो इसके अंदर फैन लगा होता है या फिर इसको ग्रेविटी की मदद से ऊंचाई की मदद से घुमाने की वजह से हम लोग इसके अंदर एयर को सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास वर conical flask, test tube, etc. are sterilized by this method. They should be plugged with non-absorbent cotton wool because absorbent cotton wool becomes saturated during process। अब वो कह रहे हैं जो भी हम लोगों ने फ्लास्क वगैरह ग्लास वे कॉनिकल्स की ग्लास की बनी जो उनसे कॉनिकल फ्लास्क होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, इनको स्टेरिलाइज इस मेथड से करते हैं। कौन से मेथड से? हॉट एयर ओवन से। लेकिन इस मेथड से हम लोग अगर हम लोग करेंगे फ्लास्क वगैरह को, तो इस मेथड से हम लोगों को जो फ्लास्क वगैरह मैंने ओवन के अंदर रखा है ना, उसको मुझे कॉटन से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्लग्ड विद नॉन एब्सॉर्बेंट कॉटन वूल, के हमें कॉटन वूल के साथ इसको प्लग करना पड़ेगा ताकि जो उनसे वो जो कॉटन वगैरह जो सैचुरेट हो जाए अमल के दौरान, ठीक है। तो इससे वो जो उनका फ्लास्क है, जो शीशे का बना हुआ फ्लास्क है, वो फट ना जाए, वो टूट ना जाए, ठीक है। इस वजह से कॉटन वूल उसके अंदर डालनी पड़ती है। इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जितना भी आप लोग दुनिया में वेस्ट देखोगे उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको दोबारा स्टेरिलाइज करके फेंकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंसिनरेशन करते हैं। ये मेथड ज़्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह इस्तेमाल होता है। वो कैसे? इट इज़ यूज टू सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर हैजर्डस वेस्ट बिफोर इट इज डिस्कार्डेड विद नॉन हैजर्डस वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, कोई क्लिनिक में काम करता है, फार्मासिस्ट है, उसने दवाइयाँ फेंकनी है, ठीक है, तो उसने दवाइयाँ ज़ाया करनी है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट एक्सपायर कर गई है वो, तो उन दवाइयों को फेंकने से पहले उसकी ज़रूरत है कि उसको इंसिक्रेशन कराई जाए, उसको जरासीमों से पाक करवाया जाए। इस तरह जितने भी खतरात जो उनसे माहौल के अंदर जब वो केमिकल्स हम लोग बहाएंगे दरियाओं में या घास वाली जगह पर उन केमिकल्स को हम लोग ज़ाया करेंगे, जितनी भी दवाइयाँ उनको ज़ाया करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे जो उनसे नॉन हैडरस इफेक्ट होंगे, जितना भी वो उनके खतरे हैं, अगर हम लोग स्टेरिलाइजेशन उसको कर दें उन केमिकल्स को, तो उससे हमारे माहौल में जो उनसे खतरे नहीं पैदा होंगे, ना कोई बीमारियां वगैरह नहीं लगेंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतने ही, तीनों मेथड आप लोगों को समझ आ गए हैं। अगर ना समझ आई हो तो आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़।